नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ इस वक़्त राजस्थान की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, अपने बड़बोले बयानों की वजह से। हर बार वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन और आम जन में एक उनके प्रति निराशा पैदा होती है। क्योंकि केंद्र की सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान तो ऐसे कोई बयान कभी नहीं दिए, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन नीट परीक्षा में जवाबदेही देश ने उनकी चाही। वैसे ही राजस्थान में शिक्षा मंत्री की जवाबदेही के लिए अब कांग्रेस ने कहीं न कहीं एक मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के साथ-साथ शिक्षक संघ जो हैं, वो भी मदन दिलावर से बहुत परेशान है। पिछले दिनों शिक्षकों के इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने किस तरह से शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती दी थी। छात्रों को लेकर छात्रों को गुंडा कहा उन्होंने, टीचर्स को लेकर बार-बार उनके ऐसे बयान आते हैं, जो शिक्षा मंत्री के पद की गरिमा को कम करते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या राज्य में मदन दिलावर का इस्तीफा भी लाने जैसी स्थिति आ सकती है? भजन लाल शर्मा की सरकार इससे कैसे निकलेगी और इस समस्या का कैसे समाधान करेगी? हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नारायण सिंह सिसोदिया जी हैं, शिक्षाविद, प्रशांत पाल हैं समाजशास्त्री, रमेश नोवल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पौरुष भारद्वाज नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सागर हैं जो कि सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जेएनयू से जुड़ रहे हैं सागर हमारे साथ। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मदन दिलावर को लेकर हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के प्रोफेसर रमेश जो हैं, मैं उनसे इस चर्चा को शुरू करती हूँ। प्रोफेसर रमेश जी, अ, मदन दिलावर का रवैया शिक्षा मंत्री के रूप में कितना सही देखते हैं आप? कैसे करते हैं पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी में होने के नाते आकलन कैसे करते हैं आप उनके बयानों का, उनके व्यवहार का और शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी ज़िम्मेदारियों का? देखिए मीना जी, राजस्थान में जब से मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री बने हैं, उसके बाद में स्कूलों में जो ड्रॉप आउट दर है वो घटी है, जो ट्रांजिशन रेट है, जो वहां पर प्रमोट होने के लिए बड़ी कक्षाओं में वो बड़ी है। जहां तक हाल के बयान की बात आप कर रहे हैं, कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से वो वापस जुड़े, तब तक मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी के पास जा रही हूँ। पौरुष जी, कितनी ताकत लगाएंगे आप इस्तीफा लेने के लिए? ऑडियो ऑन कर लीजिए। मीना जी देखिए, जब से मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री बने हैं तो ना सिर्फ भाजपा की सरकार का वरतु प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठ गया है। शिक्षा मंत्री जी जो है वो शिक्षा के अलावा सभी तरह की बातें करते हैं। देखिए, कभी वो आदिवासियों के डीएनए चेक करने की बात करते हैं, कभी स्कूल में जाते हैं तो स्कूलों की चेकिंग इस मायने में नहीं करते कि वहां पे पढ़ाई कैसी हो रही है, इस मायने में करते हैं कि बच्चों ने हिजाब पहन रखा है या शिक्षिकाओं ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, या फिर है ना कभी क्या टिप्पणी करते हैं, कभी क्या टिप्पणी करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनका ऑडियो कट गया था, उन्होंने कहा कि भाई ये ना इनके समय में जो है ड्रॉप आउट दर जो है वो घट गई। मैं आंकड़ों के साथ बात करने वाला इंसान हूं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2023-24 में जो है 1.67 करोड़ हमारे प्रदेश में विद्यार्थी थे। 2024-25 में घट करके 1.63 करोड़ रह गए और 2025-26 में 1.59 करोड़, यानी हमारे प्रदेश में जो है इनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमारी सरकार से तुलना करें तो 8.5 लाख बच्चे जो है वो स्कूल, सरकारी स्कूल छोड़ करके जा चुके हैं। हमारे द्वारा बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का जो प्रयास किया गया था महात्मा गांधी विद्यालयों के द्वारा, 300 से ज्यादा स्कूल जो है वो इनके द्वारा बंद कर दिए गए। अब 400 से ज्यादा स्कूल जो है वो इनके द्वारा मर्ज कर दिए गए या बंद कर दिए गए महात्मा गांधी के अलावा। उसके अलावा देखिए, प्रदेश में 7200 स्कूल ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। 189 स्कूल में शिक्षक है पर एक भी विद्यार्थी नहीं है।
और डिजिटल इंडिया के दावों के बीच हर 10 में से एक स्कूल ऐसा है कि जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में देखिए जो शाला दर्पण जो वेबसाइट सरकार की वेबसाइट है, उसके अनुसार जो है इस जुलाई का आंकड़े मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों के सभी वर्गों के शिक्षकों के कुल मिला के 4,13,910 पद है, जिसमें से मात्र 2,93,767 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत है, यानी 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे समय में कि जब माननीय शिक्षा मंत्री जी को शिक्षकों के पद भरने पे ध्यान देना चाहिए था, जब उनको शाला का जो ड्रॉप आउट जो हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था, उनको बल्कि संख्या बढ़ानी चाहिए थे विद्यार्थियों की। शिक्षक जो है उनके वो उस विभाग के मुखिया है, तो शिक्षक एक तरीके से उनके परिवार के सदस्य हुए, और उनके यदि कोई निजी हित होते हैं या सरकारी हित होते हैं, उनके हितों का संरक्षण करना चाहिए था, उनको अगर कोई परेशानी उसको दूर करनी चाहिए थी। यहाँ पे तो मंत्री जी उल्टा शिक्षकों को टारगेट करते हैं। अभी कुछ समय पहले तो तबादले खोले, आपकी भी चैनल पर डिबेट हुई थी, हम बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब हम शिक्षकों के लिए तबादले खोल दें, शिक्षक हमारे बेचारे दुख पा रहे हैं, कोई कहाँ कोई अपने जिले से कितनी दूर है, कोई कितनी दूर है। आप जो शिक्षा के जो शिक्षकों के ट्रांसफर खुले बैन हटे, उसके बाद आप देखिए। पौरुष जी, आपने पूरा उनकी कुंडली खोल दी। मैंने पूछा तो ताकत कितनी लगाएंगे आप? प्रोफेसर रमेश निश्चित तौर पर ताकत जुड़ गए, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप शिक्षा मंत्री के बयानों को? समाज में क्या संदेश जाता है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है मीना जी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। सो ये तो किसी भी इस बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। मदन दिलावर जी कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं देखते। इस तरह का स्टेटमेंट स्पेशली शिक्षा मंत्री की तरफ से आना तो सही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को, आज जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इसका एक दूसरा पहलू जो आप शायद कवर करने वाले हैं कि क्या उनका इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह से लिया जाएगा और इसी तरह का मूवमेंट क्या यहाँ पर होगा। मुझे इसके बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूं, अगर आप अभी मुझे इजाजत दें या आगे आप बोलेंगे। जी बताएं। तो मेरा एक पॉइंट ये है कि आज जो मूवमेंट हुआ उसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को मैं कवर करना चाहता हूं। पॉजिटिव साइड तो ये है कि सरकार चाहे कितनी भी मजबूत हो, इस बात का सबको अंदाजा हो गया कि यूथ की जो पावर है वो कुछ भी कर सकती है। और इस तरह का जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है, डिजिटल अवेयरनेस लोगों के बीच में आई है। आज प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पर अगर आकर बोल रहे हैं, और आज की जो न्यूज़पेपर की एक खबर है उसमें सभी नेताओं के कितने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं इसके बारे में भी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को यूथ की आवाज को डायरेक्ट समझना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को ये समझ में भी आया कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे से कोई पॉइंट को उठाते हैं, तो डेफिनेटली इस बात को सुना जा सकता है, इस पे काम होगा। ये एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन इसी मूवमेंट की जो नेगेटिव साइड्स है वो आप सबको रोज हम लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा मूवमेंट एक पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं सबसे पहले मीडिया के बारे में ही बात करता हूं कि जिस तरह से मीडिया के लोगों के साथ इस पूरे मूवमेंट में हमला हुआ है, अलग अलग मीडिया के लोगों के साथ असॉल्ट हुआ, एक लेडी महिला पत्रकार को भीड़ ने अपने बीच में खींच लिया, कुछ पत्रकारों के साथ पिटाई हुई, पुलिस वालों के साथ पिटाई, इस तरह का जो आंदोलन हुआ है उससे बहुत ही आंदोलन के बारे में बहुत नेगेटिव इमेज पब्लिक के बीच में गई। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा है कि इस पूरे मूवमेंट एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग ही हैं, जो उस तरह के लोग जाएंगे तो ही बात समझ सकते हैं, उन्हीं की बात बोलने को मिलेगी। जो आदमी एक कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेगा उसकी बात को इस जगह तवज्जो नहीं मिलेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके जो नेगेटिव पार्ट है उसको अगर हम हटा दिया जाए तो इस तरह के मूवमेंट अगर लोकतंत्र में सभी जगह होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। इस तरह का हमें करना चाहिए, लेकिन इसमें हमें जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमें हटाना चाहिए। मीना जी, निश्चित रूप से जो स्वरूप देखने को मिला, जिस तरह के स्लोगन देखने को मिले, हालांकि एक पक्ष उसका ये भी है कि उन्हीं सब ने देश के प्रधानमंत्री की नींद उड़ाई
और उनको ये लगा कि ये आंदोलन जो है वो सरकार और बीजेपी से कहीं ज़्यादा प्रधानमंत्री पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊँगी, लेकिन पहले राजीव तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ और सागर आपके पास आऊँगी। राजीव तिवारी जी आपको लगता है कि राजस्थान सरकार जो है वो सक्षम है और राजस्थान में भी मदन दिलावर, क्योंकि मदन दिलावर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से लगातार विवादों में है। विपक्ष कितनी ताकत लगाएगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री के रूप में राजस्थान एक बेटर कैबिनेट मिनिस्टर डिजर्व करता है? देखिए, अब चाहे मदन दिलावर हो चाहे कोई और मंत्री हो, सब मंत्री एक पपेट के रूप में काम कर रहे हैं। मदन दिलावर कितने बयान दे रहे हैं अलग अलग, कभी यूनिफॉर्म पे, टीचर्स की यूनिफॉर्म पे, कभी किस पे। लेकिन जो ये मुद्दा है, अभी प्रशांत पाल साहब ने बहुत ठीक बात करी थी, लेकिन ये भी थोड़ा सा जर्नलिस्टों तक ही रह गई वो बात कि साहब जर्नलिस्टों से कुछ मिसबिहेव हुआ, मारपीट हुई, जो भी हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो आंदोलन चला अभी सीजेपी वाला, वो एक सूत्री था और उसमें जो 21 बच्चों की जो आत्महत्या हुई थी नीट को लेकर, जो अलग अलग लगातार 6 साल में 3 बार वो लीक हो गया, तो पब्लिक में एक अलग तरीके का गुस्सा था उसको लेके। और वो जो छात्र आंदोलन उसके बाद जो दीप के द्वारा चलाया गया, वो एक अलग चीज थी। उसमें फिर वो सोनम वांगचुक भी जुड़े, उससे एक अलग लोगों के सेंटीमेंट जुड़े। लेकिन जो ये गुंडागर्दी और ये जो सब चीजें हुई, मैं मानता हूँ वो बहुत गलत था। इस देश की छवि पूरी दुनिया में खराब करी कि हमारा यूथ और लड़कियां किस दिशा में जा रही। लेकिन उस सब के पीछे मैं मानता हूँ बहुत बड़ा कारण जो पहले दिन पुलिस असॉल्ट हुआ था 20 तारीख को, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई किसी की। तो एक वो जो अंदर का गुबार होता है वो खुलकर बच्चों का बाहर आया उसके बाद, वो सही नहीं है, उसका आना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हमको उस असॉल्ट में कितने लोगों को सब दिल्ली के कमिश्नर को या पुलिस कमिश्नर या दिल्ली के और जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, या आदेश किसने दिया था निहत्थे बच्चों पर वहां पे इस तरीके से वार करने का। अब उसके बाद आप उसको गुंडा बोलो, चाहे वाहियात चीजें बोलो, उनको अश्लीलता फैलाने वाला बोलो, लेकिन जब अगर एक निहत्थे बच्चे के 4 डंडे पड़ेंगे पीठ पे, उसका सर फोड़ा जाएगा, तो वो उसके मुंह से गाली निकलेगी, तो वो और कुछ कर ही नहीं सकता है। आप 10 पुलिस वाले घेर के किसी को मारेंगे तो वो अपने राजस्थानी भाषा में बार मिलेगा। वो ये तो कहेगा नहीं कि साहब मुझे, उसको मालूम है मुझे छोड़ेंगे तो है नहीं, मार रहे हैं पूरी तरह। उसके मुंह से जो अंदर से कमजोर व्यक्ति के हरदम मुंह से क्या निकलती है, गाली निकलती है। तो ये एक चीज है कि उसको नहीं होना चाहिए था। हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन क्यों गवर्नमेंट ने वो लाठीचार्ज या और चीजों का वो जो पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा, वो क्यों था, उसकी असल में जांच उसकी होनी चाहिए। जी, जिसके कारण ये आंदोलन और इतना पूरे देश में फैला और इतना गुस्सा लोगों में, आम जनता में उसका गुस्सा आया। जी। तो अगर उससे समझ जाते तो ये ठीक था। और जहां तक मदन दिलावर जी की बात है, तो मदन दिलावर जी जो भी दे रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ का विपक्ष बड़ा कमजोर है। जी। जब तक कि वैसा ही कोई छात्र आंदोलन उनके खिलाफ यहाँ खड़ा नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि विपक्ष में इतनी ताकत है कि वो मदन दिलावर जी या किसी भी अन्य नेता का इस्तीफा मंत्री का ले ले। बिल्कुल, मैं ये बात है जो इम्पोर्टेंट कि राजस्थान अगर जब तक कांग्रेस, यहाँ का, हाँ, जो पीड़ित पक्ष है, जी, विपक्ष पीड़ित तो नहीं है, विपक्ष बिल्कुल, पीड़ित बिल्कुल, नहीं है, वो तो बिल्कुल। अपने
इंटरेस्ट के लिए सारी चीजें करता है। राजस्थान का पीड़ित पक्ष क्या सड़क पर आता है जो मदन वो दिलावर सबसे बड़ी से चीज पीड़ित है। और ये पीड़ित पक्ष के एसएफआई के जो हमारे सागर के पास जाती हूँ मैं पदाधिकारी यहाँ राजीव बैठे जी। हैं, ये ज्यादा हाँ अच्छे जी से प्रकाश डालेंगे कि जी मदन दिलावर जी की क्या उनके अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, शिक्षा का स्तर क्या हो गया, क्योंकि ये चीजें ज्यादा पौष भारद्वाज तो आंकड़े तो सारे बटोर लाए, लेकिन करेंगे क्या ये इनके पास नहीं है। बिल्कुल। मैं आंकड़े तो अभी आप गूगल पे डालिए, सबको मिल जाएंगे, मुझे तो मिल मैं जाएंगे, राजीव जी आपके पास वापस आती हूँ, सागर के सवाल पास साहब को जा रही मिल हूँ। जाएंगे, प्रशांत जी सागर को, नारायण सिंह जी को, सबको मिल जाएंगे। जी लेकिन उसके बाद फर्दर आपका एक्शन प्लान क्या है, ये आपके बिल्कुल। पास नहीं है। सागर बताइए क्या है एक्शन प्लान। देखिए, एक्शन प्लान तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मतलब मैं दिल्ली के अंदर हूँ अभी और जेएनयू के अंदर पढ़ता हूँ। बट एक तो बात मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि जो मतलब जब मुझे पता चला इस डिबेट का कि फिर मैंने जो मदन दिलावर जी हैं जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उनके कुछ बयान चेक किए, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया थोड़ा। तो मतलब हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की इस तरीके की भाषा होनी चाहिए। इतनी खराब भाषा में वो बात करते हैं जब वो स्कूल विजिट करते हैं, जब वो किसी टीचर से बात करते हैं, किसी स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं। तो एक तो पहली बात ये है, और दूसरा बात ये है कि एक शिक्षा मंत्री का, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री का काम क्या है कि उस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दिन रात वो किस तरीके से उसके लिए मेहनत करें, उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर आज एक बहुत अच्छी मतलब कोई अमृत काल चल रहा है कि वहां पे स्कूल तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी उच्च शिक्षा हो गई है वहां पे। आप देखिए हालात, देखिए कि कितने स्कूल बंद हो रहे हैं। मेरे से पहले भी जो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि कितने बड़े लेवल पे स्कूल क्लोजर किए जा रहे हैं वहां पे। किस तरीके से आरएसएस के जो विचारधारा है उसको थोपा जा रहा है। लगातार आप देखोगे कि अभी जब आरएसएस के 100 साल हुए हैं, हर स्कूल सागर मसला ये है कि धर्मेंद्र प्रधान तक, दिल्ली तक बात रुक गई या प्रदेशों में भी जाएगी। देखिए निश्चित तौर से ये जाएगी। आप लोग मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि एक तो ये भ्रम टूट चुका है। जो भ्रम एक बार किसानों ने तोड़ा था 2020 में, उसके बाद युवाओं ने और छात्रों ने अपने संगठित आंदोलन से ये भ्रम तोड़ दिया है कि इस तानाशाह जो सरकार है इसको झुकाया नहीं जा सकता। आप देखिए अभी कितने लोग बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स ने ये किया वो किया, बट आप देखिए कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन चला है। जब 1 महीने तक सेंट्रल दिल्ली के अंदर लोग बैठे रहेंगे, लगातार आपसे बात करने की कोशिश करते रहेंगे, और प्रधानमंत्री का जो पार्लियामेंट है वहां से पार्लियामेंट 4 किलोमीटर दूर भी नहीं है, और तब उनके पास बात करने के लिए समय नहीं होगा, तो छात्र फिर क्या करेंगे? और छात्र किस चीज का विरोध कर रहे थे कि सिर्फ नेट जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ। हाँ, खुद अभी पीएचडी कर रहा हूं मैं वहां पे, लगातार अभी आप देखिए एनटीए जो संस्था है वो नेट के एग्जाम के साथ क्या कर रही है। अभी तक भी 1 महीने से ज्यादा हो गया नेट का एग्जाम, अभी तक आंसर की नहीं दे पाई है एनटीए। तो ये हालात है, जब छात्र अपनी जो बुनियादी जो उनकी दिक्कतें हैं उसके लिए जब वो एजिटेट करते हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो संवेदनशीलता दिखाते हुए उनसे बात करे। अगर आप बात नहीं करोगे तो युवाओं के पास अपना जो भी तरीका है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, और इस तरीके से किसी ने, उस दिन वहां पे 50,000 छात्र मौजूद थे दिल्ली के अंदर, लेकिन अब उसमें से कौन सरकार के लोग आके या बाकी किसी ग्रुप गिरोह के लोग आके कुछ उत्पात मचाते हैं, उससे आप आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते हैं ना। आप बताइए, मैं जिस जिस जगह प्रदर्शन में था वहां पे मेरे सामने सिर्फ 200 पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन पीछे 10,000 लोग खड़े थे। अगर सारे लोग वायलेंट हों, 50,000 लोग सेंट्रल दिल्ली के अंदर पहुंच के वायलेंट हो जाएं, तो किस तरीके का नजारा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। छात्र अपना आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखे हुए थे, और अब ये जो चिंगारी है वो प्रदेशों में अलग अलग जगह जाएगी। मदन दिलावर जी को अगर ऐसा लग रहा हो कि वो उलझुल बयानबाजी करेंगे, वो शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे, अभी हर जगह, अभी मेरी कुछ टीचर से बात हुई राजस्थान के अंदर, वो लोग बता रहे थे कि अभी जो ट्रांसफर्स हुए हैं टीचर्स के, अभी जो भी उसके अंदर किस तरीके से घपला हुआ है। मतलब जो लोग जेन्युइनली डिजर्विंग थे उनको ट्रांसफर ना देके, उनको मतलब अलग अलग जगह पे, मतलब ना किसी का कोई कोई अपंग है या कोई किसी भी तरीके से जो भी डिसेबिलिटी है किसी की, उसको ना कंसिडर करते हुए तो उन्होंने अपने चहेतों को अभी आपको रिसर्च और करने की जरूरत है सागर, और ग्राउंड की रियलिटी को समझने भी कि दरअसल ट्रांसफर जो हो रहे हैं उनके कारण क्या है, मदन दिलावर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। नारायण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी नहीं, के मेरी प्रवक्ता बात हुई, मैंने इसीलिए बताया, टीचर से खुद मेरी बात हुई है। सागर ठीक है, मैंने जी सुना जी। आपकी बात को, सारी बात को सुनने के बाद ही मैंने कहा है। आगे बढ़ते हैं, वापस आती हूँ मैं आपके पास। नारायण जी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर रमेश कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नारायण जी को सुनने के बाद आपके पास आती हूँ रमेश जी। नारायण जी, शिक्षक संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है मदन दिलावर के खिलाफ।
देखिएगा मीना जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो केंद्र के शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ जो आंदोलन था वो और राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी के विरुद्ध जो आंदोलन है उसमें बहुत अंतर है। केंद्र की सरकार में जो शिक्षा मंत्री जी थे उनके विरुद्ध बेरोजगारी और ये मान के चलो युवाओं के प्रति अत्याचार के कारण ये आंदोलन बना था। आज पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो बेरोजगारी है उससे पूरा युवा आहत है। नीट के पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक होने के बाद कितने युवाओं ने आत्महत्या की, यह आक्रोश था और ये आक्रोश जायज था। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, इनके खिलाफ जो आंदोलन का जो कारण हो रहा है वो एक अलग तरीके का है। कारण उसके पीछे ये है कि जिस विभाग को वो संभालते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का विद्यार्थी है। वो छात्र ऐसा है जो शायद आंदोलन को समझता भी नहीं है और आंदोलन कर भी नहीं सकता। उनकी उम्र 18 से 20 साल तक की है। तो ये तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसमें युवा वर्ग और या फिर वो छात्र शामिल हो सकते हैं। सवाल ये है कि शिक्षकों के विरुद्ध जो मामला ये मदन दिलावर जी आए दिन बयानबाजी करते हैं उसमें देखिएगा खास बात ये हो रहा है डॉक्टर साहब कि मदन दिलावर जी जब भी कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं तो आम जन के बीच जारी करते हैं, लोगों के बीच सभाओं में जारी करते हैं ताकि वो पब्लिक की सिंपैथी ले लें और टीचर्स को बदनाम करें, टीचर्स को इस तरह से टारगेट करें कि ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि टीचर गलत है, सरकार सही है और मैं सही हूं। तो उनका ये तरीका है। लेकिन ये सारा तरीका राजस्थान के शिक्षक भी समझ चुके हैं, राजस्थान की जनता भी समझ चुकी है। ये मदन दिलावर जी अब ज्यादा दिन के वैसे लंबे हैं भी नहीं। अगर ये फिर भी सरकार इनको रखती है तो सरकार भी जाएगी और मदन दिलावर जी तो जाना ही जाना है। ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को समझ लेना चाहिए। आंदोलन जरूर शिक्षक करेंगे लेकिन उसके पीछे शिक्षकों के आंदोलन के पीछे एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है कि वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है। देश के बच्चों के इस तरह का जो आंदोलन है वो राजस्थान के शिक्षक। एक बात है कि दरअसल शिक्षक वर्ग ने अपने शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज मुखर कर दी है, विरोध साफ दिख रहा है। प्रोफेसर रमेश, ऐसी नौबत क्यों आई है? बीजेपी के प्रवक्ता से मैं समझना चाह रही हूँ कि ऐसी नौबत आ गई कि शिक्षक वर्ग ही अपने मंत्री से नाराज है, तो आप प्रदेश के बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। बाकी देखिए मीना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मीना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता और जेएनयू के सागर जी 15 मिनट के यूट्यूब पर कुछ रिसर्च कर करके अपने आंकड़े बता रहे हैं और उसके आधार पर इन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के प्रति धारणा बना ली। आपने 2028 से लेकर के 2023 में जब डोटासरा जी यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे तब का रिसर्च करना उचित नहीं समझा सागर जी? किस प्रकार उन्होंने अशोक गहलोत जी के सामने शिक्षकों ने कहा था कि हमारे तबादलों के पैसे लगते हैं। 19 पेपर लीक राजस्थान में हुए थे, 19 पेपर। रमेश जी, आप इतिहास में रहना बंद कर दीजिए, वर्तमान में रहिए। मौजूदा सरकार के मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आप मदन दिलावर की बात कर मीना जी, वर्ग आप सागर जी को, तोष भारद्वाज जी को छोड़ दीजिए। एक भी नारायण जी, मीना जी, एक भी व्यक्ति, एक भी शिक्षक, आप प्लीज सुनिए, नारायण जी जो कह रहे हैं पूरा का पूरा शिक्षक वर्ग उनसे नाराज है और अगर मदन दिलावर को नहीं हटाया तो बीजेपी की सरकार जाएगी, शिक्षक नेता ये कह रहे हैं। रमेश जी। मीना जी, जो शिक्षक नेता बोल रहे हैं वो किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा वो उनको बैकअप मिल रहा है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी तबादले हुए हैं उसमें एक भी शिक्षक एक भी पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है। गजब। मैं आपको बताना चाहूँ, देखिएगा मीना जी, आप बताइए। मैं आपको बताना चाहूँ, इनको जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जी ये बोल रहे हैं, इनको तो सब चीजों में राजनीति दिखती है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि आज आपकी सरकार के और आपके शिक्षा मंत्री की क्या इज्जत हो रही है बाजार में। पूरे प्रदेश में आप जहां भी जाते हैं आप शिक्षा मंत्री के खिलाफ आमजन बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं।
और शिक्षक बोल रहे हैं आपको हर चीज में राजनीति दिखती है। अगर इस तरह की राजनीति में आप रहोगे तो थोड़े दिनों बाद विपक्ष में बैठने को तैयार हो श्रीमान जी, मैं जाइएगा। आपको बता दूं, जितने भी मैं परीक्षाएं भी हुई इसमें है वो बात सारी कहना चाहूंगा परीक्षाएं कि समय पर हुई है। मैं इन्हीं जी धर्मेंद्र सभी प्रधान जी ने भी परीक्षाएं बयान समय दिया पर हुई था है, कि एक ये भी जो पेपर छात्र लीक नहीं छात्रा हुआ अंदर है। बैठे हैं ये सब दहशतगर्दों की टीम है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया था, उसके बाद फिर उनके आंदोलन के आगे उनको झुकना पड़ा कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो ए टीम कौन है दहशतगर्दों की, हमें पूछना चाहते हैं। अगर मदन दिलावर जी ने, मुझे बताइए, अगर कोई पुलिस पर हमला करता है, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, अगर छात्रों के बीच में इस प्रकार के अगर असामाजिक तत्व आ गए तो उनको गुंडा नहीं करना चाहिए, उनको क्या सम्मानित करना चाहिए? जो प्रधानमंत्री जी के बारे में भट्टी गालियां बक रहे हैं और जो सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। आप अपने मंत्री के बयान का बचाव कर रहे हैं। छात्रों पर लाठियां मारेंगे, बिल्कुल मीना जी, आपको माला पहनाएंगे, क्या बात कर रहे हो आप? पुलिस पर क्या पत्थर मारेंगे? आप लोग लाठियां मारेंगे जो छात्र इस दौरान घायल हुए हैं, जो छात्र इस दौरान घायल हुए हैं, आपके मंत्री को भी उनसे जाके हॉस्पिटल में मिलना पड़ा, आपकी मजबूरी हो गई। आज जेपी नड्डा जी को जाना पड़ा दिल्ली के सारे अस्पतालों में, और उनकी मजबूरी हुई कि उनके छात्रों से मिले वो। पैरेड गन चलाई और उसके कमांडर के आदेश से चलाई। कमांडर को आदेश किसने दिया, इस बात का जवाब दो। मेरे देश के छात्र के आतंकवादी है जो थाना अगर एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला भेज रहा है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या गलत कहा उसके अंदर? पौरुष जी बीच में मत बोलिए। नारायण जी मैं आपके पास आ रही हूँ। रमेश जी का ये कहना है कि कुछ पार्टी से आप लोग मतलब विपक्षी पार्टी से प्रेरित होकर कुछ शिक्षक जो है वो मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखिएगा, मैं कहना चाहूँ रमेश जी को, पहले तो ये आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान का शिक्षक किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी पार्टी से जुड़ा होगा तो वो राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। जब नौकरी सरकारी करता है तो वो यानी कि अपनी आवाज उठाते हैं तो आप विपक्ष के जुड़ने वाले हो गए। ये कैसी बात बोल रहे हैं आप लोग? अगर कोई कर्मचारी या शिक्षक या आपका कोई राजस्थान का नौकरी करने वाला कर्मचारी आवाज उठाता है तो विपक्ष से मिला हुआ हो गया वो, फिर आपका साथी कौन है? फिर तो इसका मतलब आप भी अपने कोई किसी संगठन को अपना मानते होंगे। पार्टियों में बांट रहे हो राजस्थान के कर्मचारियों को और शिक्षकों को। वो निष्पक्ष होता है, वो किसी का नहीं होता है। अगर आप बदतमीजी करेंगे आपके शिक्षा मंत्री तो उनके खिलाफ आंदोलन भी होगा और उनको हटाने की मांग भी करेंगे। अब ये माननीय मुख्यमंत्री को देखना है उनको कि इसको इन मंत्री जी को हटाना है या नहीं हटाना है। और नहीं हटाएंगे तो आप भविष्य देख लेना, भविष्य में आप देख लेना। ये तो हम कह रहे हैं आपको। एक तो मुख्यमंत्री को देखना है और सत्तारूढ़ दल को तय करना है कि उनको अपने शिक्षा मंत्री को रखना है या यूं ही फजीहत करानी है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का साफ कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। गुंडे ही तो कहेंगे जो लाठीचार्ज करने हैं या जो भी इस तरह के उपद्रवी वहां पर हैं उनको गुंडा कहेंगे। उनका कहना है उन्होंने छात्रों को कभी भी गुंडा नहीं कहा। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, गुंडा का है उसमें जो असामाजिक तत्व थे, जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे और प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत भद्दी गालियां बक रहे थे। सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे बताइए कि पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जाएंगे, उनके सिर पर अगर खून आएगा तो वो जवाब में क्या करेंगे? वो लाठीबाजी नहीं करेंगे, उसके बाद में उनको खदेड़ेंगे नहीं वहां से। ऐसे व्यक्तियों को गुंडागर्दी करना और ऐसे व्यक्तियों की पहचान भी की गई है, उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है। जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जो इस प्रकार के हैं उन्हीं के लिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये। ठीक है रमेश जी, मंत्री के पूरे बचाव में है सत्तारूढ़ दल यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं। पौरुष जी देखिए मीना जी, जो बार बार दिल्ली के मैटर में छात्रों पे आरोप लगाया जा रहा है, मैं बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं कि जब वो लोग वहां पे धरने पे बैठे हुए थे उस समय जंतर मंतर की सिक्योरिटी टाइट थी। जैसे 20 तारीख का ही आंदोलन की तारीख आई, अचानक वहां से सिक्योरिटी हटा दी गई। वहां पे दिल्ली पुलिस के द्वारा या फिर भाजपा के द्वारा एक टूटी हुई गाड़ी प्लांट की गई। हमने तस्वीरों में देखा कि वहां पे छात्रों ने उस पर लिखा कि हमारे आंदोलन में साजिश वाला एंगल घुसाने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे टूटी हुई गाड़ी प्लांट की गई। वहां पे 2 ट्रक जो है पत्थरों के अचानक आ गए। आप सोचिए कि जिस आंदोलन स्थल पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए चारों तरफ, और बैरिकेड्स को तोड़ करके 2 ट्रक वहां पे पत्थरों के भरे हुए कैसे आ गए। उसके बाद में हमने वो तस्वीरें भी देखी कि छात्रों को जो है वो आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया। और आज खुलासा हुआ है, आरएसी जांच में पता पड़ा कि आरएसी ने पैलेट गन का उपयोग किया और अपने कमांडर के आदेश से किया। तो मैं पूछ रहा हूं कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश सरकार ने दिया क्या? सरकार के प्रवक्ता इस बात को क्लियर करें। और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को और कहना चाहूंगा कि देखिए वहां पे हमने वो भी तो तस्वीरें देखी ना कि किस प्रकार से महिला छात्राओं के साथ पुलिस वाले किस तरह से बदतमीजी कर रहे थे, क्या उनका एंगल था, किस प्रकार से आपने जो पिट गया बेचारा, जैसे अभी तिवारी जी कह रहे थे वो बाहर भी निकाले पिटने वाला,
और आप उसके ऊपर लगातार आप उसको आतंकवादी भी बताएंगे, आप उसकी पिटाई भी करेंगे, आप उसके ऊपर पैलेट गन भी चलाएंगे और आप उसकी मांग भी नहीं मानेंगे, आप उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे। वाह साहब, सामने वाला बोले नहीं आपके खिलाफ। लोकतंत्र में देखिए मीना जी, सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई हमारी, हम लोग हमारे राजनीतिक पदों को अपने पिताजी की जागीर मानने लग गए। हम ये नहीं समझते कि भाई ये सार्वजनिक पद है, जनता ने हमें बिठाया है, हम कोई गलती करेंगे तो जनता हमें भेज भी देगी। ये हमारी बकवासी नहीं है किसी की, कांग्रेस की, बीजेपी की। सुनो मेरी बात, सुनो ये हमारी बकवासी नहीं है। पर बीजेपी वाले इतने आहत हो गए, बीजेपी वाले इतने आहत हो गए कि जैसे किसी की पैतृक संपत्ति छीन ली गई हो कहीं से, कि साहब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कैसे मंजूर करते हैं हम लोग। कहते थे कि शिक्षा मंत्री जो है वो नीट का पेपर करवाता था क्या? मुझे बताइए कि नीट का पेपर क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री कराते हैं? इतना दोगलापन अच्छा नहीं है श्रीमान जी। हमने रीट का पेपर कैंसिल किया, हमने जांच बैठवाई, हमने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, हम कड़ा कानून लेकर के आए, हमने छात्रों की हर मांग मानी, हमने आपकी तरह छात्रों को आतंकवादी नहीं बताया, हमने हमारे देश के बच्चों को खालिस्तानी नहीं बताया। हमने 19 पेपर लीक करने के बाद में आप छात्रों की हिदेशी बनने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षकों के तबादलों में पैसे। सागर आप ऑडियो ऑन करिए, आप बोलिए, सागर बोलिए। देखिए, जहां तक ये हिंसा का सवाल है, मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं उस आंदोलन में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक शामिल रहा था, जिस दिन 20 तारीख को भी संसद मार्च हुआ मैं तब भी वहां मौजूद था। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जंतर मंतर का जो प्लेस है, जहां भी 1 महीने से ज्यादा से प्रोटेस्ट हो रहा था, वो पुलिस का एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। दोनों तरफ से जो एंट्री है वो हो रही थी पुलिस की निगरानी के अंदर। वहां पे पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी, उनके पास पूरे डिजिटल सर्विलांस के सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, सारी चीज पुलिस के पास थी, मतलब स्पेशल टीम हायर की गई हुई थी। दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज का रिकॉर्ड पुलिस के पास है। और वो 1 महीने तक, ये जो वायलेंस की बात हो रही है, अगर आपकी बात को माना भी जाए तो वो तो बहुत बाद की बात है ना। 1 महीने तक छात्र वहां पे बैठे रहे, तब आपके अंदर ये संवेदनशीलता नहीं आई कि 22 से ज्यादा छात्र नीट के सुसाइड कर चुके हैं, उनके परिवारों के साथ क्या आप जाके आंख मिला सकते हैं? नीट के अंदर जब दोबारा परीक्षा हुई मैम, मैं आपको बता सकता हूं कि 2 लाख से ज्यादा कम छात्र बैठे हैं। उन छात्रों के साथ क्या हुआ? वो छात्र दोबारा परीक्षा देने क्यों नहीं जा पाए? उनके साथ कुछ तो हुआ होगा ना कि वो दोबारा अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, या उनके परिवार दोबारा नहीं कर पाए, या अपनी मेंटल स्टेट के अंदर नहीं रहे, या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होगी कि वो दोबारा इस री एग्जाम में नहीं बैठ पाए। 2 लाख से ज्यादा छात्र, 1 महीने तक प्रदर्शन चला, तब शिक्षा मंत्री ने नहीं मतलब कोई संवेदनशीलता दिखाई। फिर प्रदेश की शिक्षा मंत्री भी राजस्थान के, और ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्दों की बी टीम है। जब तक तो कोई वायलेंस भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था कि दहशतगर्दों की बी टीम है, तो आप बताइए कि फिर दहशतगर्दों की ए टीम कौन है? हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। आखिरी में फिर आप उनको उन्हीं छात्रों के सामने प्रधानमंत्री जी को 1 बजे आके रील डालना पड़ा। प्रशांत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री को रील डालनी पड़ी, एक के बाद एक रील आ रही है, मुख्यमंत्री क्या करेंगे? हाँ, ये देखिए, प्रधानमंत्री को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा इस पूरे कार्यक्रम में, इस मूवमेंट के बाद में। तो आई थिंक ये एक अलर्ट भी है सभी सरकारों के लिए, राजस्थान के लिए भी अलर्ट है कि हमें जो सुधार शिक्षा में करनी चाहिए उसका अभी से हमें अलर्ट ले लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करने शुरू करें। कुछ बातें जो मैं खुद ग्राउंड पर भी देखता हूँ, कई स्कूल्स में मैं जहाँ जाता हूँ और जहाँ स्पेशली हम लोग स्कूल में काम भी कर रहे हैं, और हमें देखा कि कंप्यूटर लैब्स बनाने हैं, कंप्यूटर टीचर भी है, लेकिन कंप्यूटर टीचर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या डीईओ के ऑफिस में काम करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। स्कूल में कंप्यूटर ट्रेनर्स नहीं है। इसी तरह से कंप्यूटर्स के नाम पर हम देखें 57,000 स्कूल्स में से लगभग 80-90% स्कूल्स के अंदर लैब है, लेकिन लगभग 95% लैब फंक्शनल नहीं है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को पहले से पता होनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और दूसरा आकर हमें बताए, फिर से एक नया आंदोलन खड़ा करे। सभी राज्यों की सरकारों को कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने चाहिए, प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। जो सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स टीम बनाई है कि किस तरह से, और उसमें बहुत अच्छे लोगों को उन्होंने रखा है, स्पेशली नंदन नीलेकर्णी को रखा है जिन्होंने आधार कार्ड को बनाया, और मुझे लगता है कि इससे कुछ पॉजिटिव सोच निकलेगी। ये केंद्र सरकार के लेवल पे हुआ है, और ये तभी हुआ है जब ये आंदोलन हुआ था। लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर हम पहले भी देखते रहते हैं। राजस्थान में वैसे भी 5-5 साल का ही दौर है, बीजेपी 5 साल बाद में चली जाएगी पता नहीं, लेकिन फिर कांग्रेस आगे, कांग्रेस में सब चीजें होंगी। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि सरकार को अपना जो सुधार के कार्यक्रम है उसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल और है।
बीजेपी और कांग्रेस के आने जाने का सिलसिला इसलिए कि जनता जो है वो दोनों को समय देना चाहती है, काम नहीं करोगे तो जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि आपने एक मंत्री बनाया, मंत्री जो चाहे बोलता रहे, मंत्री एक बार शपथ ले ली तो कुर्सी पक्की हो गई। राजीव तिवारी जी, नहीं देखिए, कुर्सी तो किसी की भी पक्की नहीं होती, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे से कोई एक सामान्य क्लर्क हो, किसी की सब अस्थायी चीजें हैं। और पॉलिटिकल उसमें तो किसी की कोई चीज स्थायी नहीं है। तो किसी का ये मान लेना कि मैं आ गया तो अब ये कुर्सी मेरी हो गई, ये बहुत गलत बात है। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के जमाने में जो सरकार फेस कर रही है वो फ्री बीज की है। आज अभी बता रहे थे पौरुष जी, 1.25 लाख टीचर्स की कमी है। प्रशांत जी बता रहे थे कि कंप्यूटर टीचर्स नहीं है। तो सरकार के पास पैसे ही नहीं है, तनख्वाहें देगी कहाँ से? मेरे ख्याल में नारायण जी इस चीज को बेहतर जानते होंगे। जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति राजस्थान में मेरे ख्याल में 81 से 83 हजार रुपए का कर्ज चल रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। अब आप जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं 2-2 हजार करोड़ के, 3-3 हजार करोड़ के या 5-5 हजार करोड़ के, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए हम फिर वही ऋण ले रहे हैं। तो सरकार का जितनी रेवेन्यू आती है उसमें से 80% तो आपका ब्याज चुकाने में चली जाती है। तो जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा? और फिर वो डेवलपमेंट भी होगा, वो भी फिर वो उसका जो गुणवत्ता होगी वो उस लायक नहीं होगी। अब आप देखें ना, कितने अभी एक मानसून आया नहीं, कितने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट थे वो सब मिट्टी में मिल गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी सरकार के पास जो है, इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग टाइप के शिगुफे छोड़ते रहते हैं। उससे आपस में विपक्ष, पक्ष और दूसरे लोग, चाहे से कोई कर्मचारी संघ हो, शिक्षक संघ हो और दूसरे संघ हो। आप देखिए यहाँ पे सफाई कर्मियों का कब से आंदोलन चल रहा है। वो एक 33,000 या 35,000 की भर्ती होनी है, अभी तक नहीं हुई। 3 साल से देख रहे हैं हम लगातार। उसमें वो हड़ताल करते हैं, फिर आश्वासन दे दिया जाता है कि नहीं, आपकी जो मांगे हैं उनको मान ली गई है, फिर कर दिया जाएगा। गुर्जर समाज का क्या आंदोलन चला, कितनी बार चला, उसमें क्या हुआ? तो सरकार के पास पैसे की कमी है। कहने को हम कितना भी कर लें, आप लाओगे कहाँ से? फिर उधार ले आओगे वर्ल्ड बैंक से, IMF से और दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, किसी से भी आप किराया वो बढ़ाते जाओ। लेकिन वो पैसा कंस्ट्रक्टिव कामों में खर्च नहीं हो रहा है जो आ रहा है। तो वो अब फिर समस्याएं तो वैसे ही बढ़ती जाएंगी। जी जी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा विपक्ष भी मतलब दिशाहीन है। आज किसी बात को लेके चल रहा है, कल दूसरे दिन दूसरे बात को। अरे आप एक अपनी चीज को तो पहले मनवा लो, फिर बाद में दूसरा कर लेना। जी। छात्रों ने इस्तीफा दिलवा, अब क्या कर सकते हैं? ये तो अब जैसे बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। तो विपक्ष को तो जहां बहुत अच्छा अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है, रमेश जी मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ कि मदन दिलावर को लेकर सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है? निश्चित रूप से मीना जी, क्योंकि कांग्रेस के समय जो शिक्षा क्षेत्र का जो बिगड़ा हुआ ढांचा था, उसके बाद में लगातार जो है शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सारे आंकड़े आपको तथ्यों के साथ बता सकता था, लेकिन अभी समय कम है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक नहीं थे या ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थी नहीं थे, उन सबकी संख्या घटी है। उन सबकी संख्या घटी है और लगातार नवाचार होते हुए जो अच्छे काम कर रहे हैं, और उस कारण से जो है ड्रॉप आउट दर घटी है। ये मैं आपको, अच्छा एक परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा परिणाम समय पर आए हैं, ये सारी अच्छी बातें ध्यान में नहीं आती इन कांग्रेस वालों।
जी, मेरा नहीं तो मुद्दा ये है कि स्कूल बंद हो जाएंगे रमेश जी, तो फिर कहाँ से ड्रॉप आउट तो अपने आप कम हो जाएंगे। रमेश मीना जी जो एक है एक फैक्ट एक आज के दिन ये का बस समय की कमी मीना जी है, समय की कमी है पौरुष जी, समय की कमी, माफी चाहती हूँ आज मैं, लेकिन एक कुल मिलाकर आप सबका एक लाइन का बहुत-बहुत फैक्ट शुक्रिया, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मदन दिलावर को लेकर राजस्थान सरकार का रुख एकदम साफ है। राजस्थान की बीजेपी को लगता है मदन दिलावर उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। अब विपक्ष और शिक्षक संघ इस बात को, जो उनकी मांग है कि राजस्थान में भी मदन दिलावर को इस्तीफा देना पड़ेगा नहीं तो सत्ता जाएगी, अब वो अपनी कितनी ताकत दिखा पाते हैं, उससे पता चलेगा कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री का भविष्य क्या होगा। अभी तो वो एकदम ताकत के साथ बने हुए हैं। न्यूज़ 24 के दर्शकों को क्या लगता है कि मदन दिलावर को इस्तीफा देना चाहिए या मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग सही है?